अच्छा जी, अब हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कशन अभी हम करेंगे। बोर्ड की तरफ से रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो आ चुका है और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पास इसकी कॉपी मौजूद है, क्योंकि मैंने ख़ुद काफ़ी स्टूडेंट्स को वो सर्कुलेट की थी। बुक में अगर आप देखें तो एडी करंट्स भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक मोटर भी मौजूद है और बैक ईएमएफ का आइडिया भी बुक में मौजूद है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसमें एसी जनरेटर फुल डिटेल में गिवन है, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस में ओमिट कर दिए गए हैं। तो हमारे पास अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफार्मर हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, मुंतकिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूँगा कि दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस which helps to transfer electricity from one place to another place with very small losses। बहुत कम एनर्जी लॉसेस होती हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिवली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल कर सकता है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अंदाज़न कितने डिस्टेंस तक इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम हकीकत है किलोमीटर्स में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में इसको एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल कर सकते हैं और एनर्जी लॉसेस हम इसमें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का फंक्शन तो कम से कम आपको समझ में आ गया कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। स्टूडेंट कहते हैं कि अगर ये इतना एफिशिएंट किस्म का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि बहुत स्मॉल एनर्जी लॉसेस के साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुंतकिल कर सकता है, तो ये फिज़िक्स के किस उसूल के मुताबिक काम करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल के मुताबिक काम करता है। तो बुनियादी तौर पे म्यूचुअल इंडक्शन, अभी जब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे तो वाकई म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन बज़ाते खुद इसकी बुनियाद है किसकी? फैराडे लॉ की। कि म्यूचुअल इंडक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू फैराडे लॉ। तो म्यूचुअल इंडक्शन विच इटसेल्फ किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फैराडेज लॉ। अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन लिखा, बिल्कुल आपका जवाब सही है, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी मज़ीद वजाहत के लिए साथ साथ फैराडेज लॉ को भी शामिल कर दिया, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन बज़ाते खुद बेस्ड है, डिपेंडेंट है किस लॉ के मुताबिक? फैराडेज लॉ के मुताबिक। तो ये है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। स्ट्रक्चर, एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? तो इसमें हमारे पास इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है और ये कॉइल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए। अ कॉइल ऑफ फेरो
मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं। जिस कॉइल को हम बिजली दे रहे हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल से हम फिर आउटपुट लेते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल, जिससे हम फिर आउटपुट लेते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या शामिल है? प्राइमरी कॉइल शामिल है, सेकेंडरी कॉइल शामिल है, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर शामिल है। इसे हम कहते हैं, ये जो रेक्टेंगुलर रिंग आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं कोर। तो ये जो कोर है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन भी शामिल है, निकल भी शामिल है, स्टील भी है, कोबाल्ट भी है, ये सब, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे आयरन यूज़ करते हैं। आयरन को क्यों यूज़ करते हैं अभी डिस्कशन में आपको ये बात मिल जाएगी। स्टील भी है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आयरन कोर। तो आयरन का बना हुआ ये इस तरह से हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ आयरन कोर होता है। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर काम करता है सिर्फ और सिर्फ AC पे, DC पे काम नहीं करता, यानी डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। तो हम अगर यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो इनपुट भी AC होगा। ये हमारे पास AC सोर्स को हम सर्किट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आउटपुट होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट भी AC होगा। तो ये है आउटपुट, ये आउटपुट भी AC होगा, और ये है इनपुट, ये इनपुट भी हमारे पास क्या होगा? ये AC होगा। अच्छा जी, तो जिस कॉइल को हम इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी कॉइल है, और जिस कॉइल पे हमें आउटपुट मिल रहा है वो सेकेंडरी कॉइल है। तो इनपुट भी AC है और आउटपुट भी हमारे पास क्या होगा? वो भी AC होगा। ये जो आयरन कोर का मैंने जिक्र किया, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हो, ये कोर फेरोमैग्नेटिक, तो आयरन फेरोमैग्नेटिक है उससे। इसका यहाँ पे यानी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि प्राइमरी में हमारे पास जो वेरिएबल, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, वेरिंग करंट है, चेंजिंग करंट है, तो चेंजिंग करंट यहाँ पे जो है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो फ्लक्स यहाँ तक आना चाहिए वो मैक्सिमम फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाए। तो फ्लक्स लिंकेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे ये आयरन कोर का जिक्र किया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर इस तरह से होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह का मटेरियल है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा आसानी के साथ पास हो सकती। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तक पहुँच सकेंगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स उसके साथ लिंक हो सकता है। फ्लक्स लिंकेज जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनपुट में दे रहा हूँ वोल्टेज वो है VP के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है चूँकि सेकेंडरी पे हम ले रहे हैं तो मैं उसको VS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसको VS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस लेवल पे हम जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसफार्मर है आइडियल ट्रांसफार्मर, वो है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में हम कंसिडर करते हैं कि एनर्जी लॉसेस नहीं हैं, यानी जितना इलेक्ट्रिकल पावर हम इनपुट करा रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है। पावर का फार्मूला है करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। तो इनपुट पावर होगा IP VP, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और आउटपुट पावर होगा IS और VS। अगर आपने इस फार्मूला को इस शक्ल में याद कर लिया तो भी करेक्ट है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आप इस फार्मूला को इस शक्ल में लिख लें तो भी आपको, यानी आप पे डिपेंड करता है कि VS डिवाइडेड बाय VP वो हमारे पास आ जाएगा IP डिवाइडेड बाय IS। आप इसको इस शक्ल में याद करना चाहते हैं इस शक्ल में याद कर लें, बुक में यही फार्मूला इस शक्ल में गिवन है।
अगर आप बुक को एज इट इज़ फॉलो करना चाहते हैं तो बुक में यही फार्मूला इस तरह से गिवन है। तो इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आइडियल ट्रांसफार्मर के हवाले से कर रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रिकल पावर हम उसको इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट पे भी हमें उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मिलेगा। तो ये हमारे पास IPVP ये इनपुट पावर हो गया और ISVS ये हमारे पास आउटपुट पावर हो गया। फार्मूला इस शक्ल में हो या इस शक्ल में हो, दोनों का मतलब हमारे पास सेम है। ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे टाइप के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन दोनों की पहचान किस तरह से है? अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं तो ये है फिर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये तो इनकी पहचान हो गई। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यानी इसका क्या मतलब हुआ और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करते हैं? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये लो वोल्टेज एंड हाई करंट को कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ये लो वोल्टेज और हाई करंट को कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज और लो करंट में। बिल्कुल इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज एंड लो करंट को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज एंड हाई करंट में, यानी ये बिल्कुल उसका रिवर्स काम करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर इस तरह से काम करते हैं तो स्टेप डाउन बिल्कुल उसका रिवर्स काम करता है। अच्छा जी, स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर ख्वाहिशमंद होते हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हमने सुनी, वोल्टेज ज़्यादा है करंट कम है, अब आउटपुट वोल्टेज कम है करंट ज़्यादा है, आउटपुट साइड पे हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट कम हो गया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, बस सिर्फ ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम और सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं। म्यूचुअल इंडक्शन है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन बजाते खुद जो है वो किस पे बेस्ड है? फैराडे लॉ पे। तो फैराडे लॉ के मुताबिक जिस कॉइल में टर्न्स कम हो तो वहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो कम होगा और जिस कॉइल में टर्न्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे वोल्टेज लो है, यहाँ पे वोल्टेज हाई है। अब जिसमें टर्न्स कम है तो उसकी लेंथ कम होगी, जब उसकी लेंथ कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और जिसमें टर्न्स
ज़्यादा हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी जब लेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका फिर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे करंट कम होगा, और जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। तो बहुत तवज्जो से देखें, प्राइमरी में वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है, और सेकेंडरी में क्या हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया और करंट कम हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो प्राइमरी में जो वोल्टेज होगा वो भी ज़्यादा होगा। फैराडे लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है प्राइमरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कम होगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ पे करंट ज़्यादा हो। तो देखें, हाई वोल्टेज और लो करंट कन्वर्ट हो गया लो वोल्टेज और हाई करंट में। तो ये हमारे पास इस तरह से काम करते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करना ज़रूरी है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूजुअली कहाँ पे यूज़ होते हैं और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूजुअली इंस्टॉल करते हैं डैम्स के ऊपर। डैम से हमारा मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पे बिजली बनती है, जिस तरह वारसक डैम है, तरबेला डैम है, मांगला डैम है, बहुत सारे डैम्स हैं। तो डैम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि इसको वहाँ पे क्यों इंस्टॉल किया जाता है, तो इसका शॉर्टकट बस ये जवाब याद रखें कि in order to transfer large electric power over a longer distance, thus we install step up transformer to reduce एनर्जी लॉसेस, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं पावर लॉसेस। तो एनर्जी लॉसेस या पावर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो हम डैम्स पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि डैम्स अक्सर आबादी वाले इलाकों से दूर होते हैं। तरबेला डैम ये तरबेला के मकाम पे है और इसकी बिजली जो है ये लाहौर जाके वहाँ से फिर फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कई 100 किलोमीटर के फासले पे है लाहौर तरबेला से। तो हमारे पास ये इतनी बड़ी वायर पे जब ये बिजली जाएगी, डेफिनेटली वायर की लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से तो एनर्जी लॉसेस का ख़तरा होता है। तो उसको हम इसकी मदद से मिनिमाइज़ करते हैं कि हम लो वोल्टेज और हाई करंट को कन्वर्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज और लो करंट में। इसकी वजह से एनर्जी लॉसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। क्योंकि हम इस वक्त FSC लेवल से रिलेटेड ये डिस्कशन कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन इतनी तफसील आपको इस लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है। बस ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और किस मकसद के लिए इंस्टॉल करते हैं। तो डैम्स पे हम उसको इंस्टॉल करते हैं और किस मकसद के लिए इंस्टॉल करते हैं, अगर हम बड़ी मकदार में इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो एनर्जी लॉसेस या पावर लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सके। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम इंस्टॉल करते हैं ऑन कंज्यूमर साइड, ऑन कंज्यूमर साइड, जहाँ पे यानी जिस तरह वापडा बिजली बनाता है और हम उसके कंज्यूमर हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, तो जहाँ से वापडा बिजली बेच रहा है वो स्टेप अप की शक्ल में बेचता है, और हमारे घरों तक जो कनेक्शन आता है जिस ट्रांसफार्मर से, तो वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का
पर्पज़ या फंक्शन क्या है कि जो वोल्टेज और करंट या जो इलेक्ट्रिक पावर आ चुका है उस इलेक्ट्रिक पावर को ऑपरेशन के काबिल बनाता है, यानी हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं उसके साथ उसकी मुताबिकत डेवलप्ड हो जाए। तो एक ऑपरेटिंग